हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा लॉ होने वाला है। चलिए आइए इसको फोकस करते हैं, क्या कह रहा है इस पर। ध्यान से देखिए इस लॉ को, बहुत ही बेसिक सा लॉ है, आप 1 मिनट में इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था 1801 में, 1803 में। अकॉर्डिंग टू हिम, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स which combine with a fixed mass of the other in these compounds and bear a simple whole number ratio by mass। अब ध्यान से देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई, अब ध्यान से इस पर फोकस करिएगा। क्या कह रहा है कि if two elements combine to form two or more compounds, टू एलिमेंट्स हो सकते हैं या एक ही एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ठीक ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहा है। The mass of one of the elements, the mass of one of the elements which combines with the fixed mass of other elements, which combines with the fixed mass of other elements in these compounds bear simple whole नंबर रेशियो बाय मास। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ली है। तो यहां पर क्या कह रहा है, द मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर 16 एंड 32 इन डिफरेंट कंपाउंड्स। एक जगह 16 है, एक जगह 32 है। कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 32 है। which combine with a fixed mass of carbon that is 12 ग्राम। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, एक फिक्स्ड मास के साथ, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ ये रिएक्ट कर रही है दोनों कंपाउंड में। ठीक ना, ऑक्सीजन जो है जिसका मास डिफरेंट है, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है तो 32 है। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन क्या है, फिक्स्ड है। तो वही चीज लिखा है, द मास ऑफ ऑक्सीजन आर 16 एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 दैट इज 12 ग्राम एंड बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसमें अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना लिखेगा, 16 1 16, 16 2 32। तो 1:2 बाय मास यहां पर आपका क्या हुआ, सिंपल होल नंबर रेशियो निकल करके आ रहा है। क्लियर है बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो यही चीज यहां पे कही जा रही है। व्हेन टू एलिमेंट्स, यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर इन दीज कंपाउंड्स बियर सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। यही चीज कही जा रही है कि इस केसेस में एक तो फिक्स होगा, दूसरा क्या करेगा, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग मासेस होंगे दूसरे के, ये इनके फिक्स अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा और इनका रेशियो आपका सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए या होगा। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के केस में भी कर सकते हो बच्चों। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक केस में वाटर बनता है। यहां पर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। अब इसी का दूसरा केस है, जब हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में क्या, हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है,
यहाँ पर 32 ग्राम्स हो जाती है। तो ओवरऑल हमारे पास 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो इस केस में भी वही चीज देखिए, यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये फिक्स्ड है, वही चीज यहाँ पर भी आप बोल सकते द मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर 16 and 32 which combined with a fixed mass of hydrogen that is 2 gram and bear a simple whole number ratio जो कि होगा 1:2। यहाँ पे 16 1 16, 16 2 32। तो ये वाला हमारा आप देख रहे हो कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जो कि हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से था। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बच्चों, हमारे पास अब एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है, देखिए कह रहा है एन एलिमेंट फॉर्म 2 ऑक्साइड्स ऑफ 2.900 ग्राम एंड 2.250 ग्राम्स हैविंग 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड दैट दीज डेटा फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर एक डेटा ग्राम में है, देखो एक कंपाउंड है, ठीक है, देखिएगा एक एलिमेंट है जो 2 ऑक्साइड बना रहा है। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कार्बन था, कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा था, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक उसी तरीके से कोई एक एलिमेंट है जो 2 ऑक्साइड बना रहा है, जिसका मास हमारे पास ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली 2.900 एंड 2.250 ग्राम्स, हैविंग 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। उसमें 1.12 लीटर ऑक्सीजन है। तो अब इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमको इसकी पुष्टि करनी है कि ये डेटा जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक रिलेशन लिखिएगा। अगर हम कोई गैसेस, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कोई गैसेस या कोई गैस 22.4 लीटर होती है बच्चों, तो हम उसको 1 मोल कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई गैस बच्चों 22.4 लीटर या 22.4 लीटर है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 मोल के बराबर कंसीडर करेंगे बच्चों। किसके मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर। और आप जानते हो 1 मोल बराबर होता है मोलर मास। ये रिलेशन निकाल लो बच्चों, 1 मोल बराबर होता है मोलर मास, जो कि किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए। अब ये रिलेशन देखो, इसी रिलेशन से हम कन्वर्ट करेंगे किसको, अपनी 1.12 लीटर्स ऑक्सीजन को ग्राम में। अब ध्यान से देखिएगा इसको, इस रिलेशन को ध्यान से देखते जाइए। तो हमारे पास 22.4 लीटर क्या है, ऑक्सीजन। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन का जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 32 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 22 लीटर ऑक्सीजन को अगर हम ग्राम्स में लिखेंगे तो कितनी होगी, 32 ग्राम्स होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो O2 के फॉर्म में होती है। तो O2 यानी एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो हमसे क्या रहा है, हमसे पूछा कितना जा रहा है, हमसे 1.12 लीटर का पूछा जा रहा है। तो 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का अगर हमें मास पता करना है तो इसको हम मान ले x ग्राम। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, यूनिटरी मेथड लग चुका है। यहाँ पे 32 इंटू 1.12 अपॉन 22.4 लीटर, ठीक ना। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ग्राम्स में ही आएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 224 हो सकता है, ये 112 हो सकता है। कैसे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 10 की पावर -2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। भाई राइट हैंड साइड जा रहे हो, इसको लिखोगे तो ये 10 की पावर -1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 112, ये हो गया 224। तो 112 कम दूनी 224 और हमारे पास बचा है 32। तो x ये 16 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास तो क्या बची, 16 गुणे ये ऊपर चला जाए 10 की घाते -1, तो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बच्चों, 1.6 ग्राम आ गया। तो ये जो 1.6 ग्राम है, अगर हम फर्स्ट अपनी हम लेते हैं, अपनी हम अगर फर्स्ट ऑक्साइड लें
तो फर्स्ट ऑक्साइड का जो मास है वो है 29.00 ग्राम, और उसमें से हम 1.6 ग्राम को माइनस कर दें तो हमारे पास जो मास बचेगा वो एक्चुअल मास होगा, ठीक ना, कंपाउंड का। तो ये कितना आएगा 1.300 ग्राम, ठीक। सेकेंड ऑक्साइड की बात करी जाए तो कितना है 2.250 ग्राम, इसमें से 1.6 ग्राम आप माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही 0.650 ग्राम, कितनी आ रही 0.650 ग्राम्स ये वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ये पहला ऑक्साइड था, ऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन का मास निकाल दिया है। ये सेकेंड ऑक्साइड था, सेकेंड में भी ऑक्सीजन का मास हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑक्साइड 1 में ये फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई कि नहीं होगी, ऑक्सीजन की फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई, जैसे कि कार्बन की हो रही थी और हाइड्रोजन की हो रही थी। तो फिक्स्ड क्वांटिटी और ये हो गई डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, इसी का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखो ये फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई और इसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा, आप ये क्या है 130, हाँ, तो ये हो जाएगा 1.300 डिवाइडेड बाय इसका वो निकला है, और ये हो गया 0.650 ग्राम। तो ये मेन था कंपाउंड जो कि हम जब कब कर रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, कार्बन मोनो बना रहा था। तो कार्बन मोनो के केसेस में आपने देखा था 12 और 16, यानी कि यहाँ पर 28 था ग्राम। तो ये वही डेटा है, मान लीजिए ये उतना ही दे रखा है, ये इधर वाला डेटा है। ऑक्सीजन का हमको फाइंड आउट करना था, पता कर लिया, ये हमारा जैसे कार्बन का 12 है, ये उस तरीके का है। तो ये यहाँ पर कार्बन फिक्स था, दूसरे केस में 32 था, ठीक ना, दूसरे केस ये 44 था। तो वही चीज़ यहाँ 44 ये है, ये ऑक्सीजन ये जैसे कार्बन यहाँ फिक्स थी, वहाँ यहाँ ऑक्सीजन फिक्स है, और ये कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ़र कर रहा था, यहाँ ये वैल्यू डिफ़र कर रही है। तो ये देखिए ये डिफ़र कर रही है और ये डिफ़र कर रही है, जैसे इसमें ये और ये डिफ़र कर रहे थे ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन सेम है, जैसे यहाँ कार्बन सेम थी। तो एग्जैक्टली हम इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा बच्चों, ये 65 दूना 130 लगभग ये आएगा आपका। तो ये हो जाएगा 2:1। तो इसका रेशियो क्या आ गया 2:1, और ये आप जान रहे हो ये फिक्स क्वांटिटी है, ये दोनों की क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है भाई। ये 1:1 रेशियो आया, 1:1, और ये वाली क्वांटिटी का 2 और 1 आया। तो यही डिफर कर रहा था, ये तो फिक्स था। क्लियर है बात ना। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, हो गया, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अगला लॉ पढ़ते। अगला लॉ है एवोगैड्रोस कह रहा हूँ, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो बहुत ही आसान है ये भी क्या है, देखिए क्या कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए, कांस्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, एक जैसी टेम्परेचर या प्रेशर की। वेन एवर गैस कंबाइन, यानी गैस जब रिएक्ट हो, कंबाइन करे, एज वेल एज प्रोड्यूस, या कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हो, दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो हमेशा एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के तहत ही ऐसा करती है। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कराते हैं तो ये एक वॉल्यूम के, यानी एक डेफिनेट सिंपल रेशियो वॉल्यूम के तहत कंबाइन होगी, और यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ HCl मिलेगा, ये भी एक गैस होगी। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट होते हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो रेशियो क्या निकल के आया, सिंपल 1:1:2। ये सिंपल रेशियो यहाँ पर आपके सामने निकल करके आया है।
क्लियर है बात ना? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं यहाँ पर, ठीक ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए आपको कुछ डेटा दे दे, क्या डेटा दे दे, जैसे मान लीजिए ये बोल दे कि आपके पास कि 100 ml सॉल्यूशन है और ये भी क्या कह रहा है 100 ml, सॉरी ये भी क्या है 100 ml, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आप लिखोगे 200 ml ऑफ HCl बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही अगर 100 1 100 100 1 100 100 200, तो यही सिंपल रेशियो निकल के आया ना। तो कुछ इसी जैसा ये होता है, तो ये दिमाग में अपने रखिएगा, ठीक ना? ये डेटा रखिएगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी गई है वही वॉल्यूम वाली वैल्यू है। एक रिएक्शन और आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगर हम लेते हैं यहाँ पर N2 यानी नाइट्रोजन कंबाइन हो रही है हमारी हाइड्रोजन के साथ, तो बनाती है अमोनिया यानी कि NH3। ये भी एक गैस है, इसको बैलेंस करेंगे आप, तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 3 लगेगा, ठीक ना? बैलेंस हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, विच मीन्स सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ है 1:3:2। क्लियर है बात ना? यहाँ पर आपका सिंपल होल नंबर रेशियो लिखा है कि अगर आप 100 ml ले रहे हो तो ये हो सकता है आपका क्या 3 × 300 ml, ये 200 ml प्रोड्यूस हो रहा है मान लीजिए। तो सिंप्लीफाई आप 100 1 100 3 और ये 2, तो सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने एज इट इज़। रिएक्शन को बैलेंस करिए और फटाफट उस फॉर्म में लिख दीजिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा। जो आप यहाँ पे नंबर लगाओगे, जो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, वही वॉल्यूम आपको लिखना है। तो वही कह रहा है क्या कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन एवर गैस कंबाइंस और रिएक्ट्स एक ही बात है, एज वेल एज प्रोड्यूस या बनती है, तो दे ऑलवेज डू सो। तो यह काम हमेशा एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के तहत ही होता है। ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम ही होगा। ये क्या बताएगा, एक वॉल्यूम बनाएगा। अगर 2 मोल्स NH3 निकल रही है यानी 2 वॉल्यूम NH3 निकल रही है, ठीक ना? अगर 2 मोल्स ऑफ HCl निकल रही है तो 2 वॉल्यूम ऑफ क्या निकल रही है, HCl। क्लियर है बात ना? ये यहाँ पे अपने दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अगला लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि है एवोगैड्रोज लॉ, और यहाँ पे हमारा लॉस, सारे लॉज जितने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, लास्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, तो एवोगैड्रोज प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड contain equal number of molecules or particles. Whenever we take 22.4 liter gas, it always contains 6.022 into 10 की पावर 23 particles, molecules, atoms, ions। अगर हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करें वो उसके रिस्पेक्ट में होता है। That is the number। ये क्या है, नंबर। किसका हो सकता है, अगर हम किसी गैसेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, किसी एटम के रिस्पेक्ट में बात करें तो पार्टिकल्स का हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर। इसको हम जानते हैं, ये बहुत परिचित है इस नंबर से। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस भर करके रखी है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस भर करके रखी है। एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन गैस भर करके रखी है, ठीक ना? और एक तीसरा कंटेनर है, इसमें हमने मान लीजिए नाइट्रोजन गैस भर करके रखी है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन और 1 atm पर, ठीक ना? तो ये प्रेशर हो गया और मेंटेन के लिए हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ये सभी रखी हुई है। और ये कितनी है, 22.4 लीटर है। कितनी है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर।
ठीक ना। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कह रहा है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें इस सभी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जानते हो कितने होंगे, वो होंगे 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। भले इसका साइज क्या है, इसका मास क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है, अगर वो सेम वॉल्यूम में है, एक जैसा वॉल्यूम है सभी का, ठीक ना, तो उसके अंदर जो सेम नंबर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड करके पता कर लिया, यानी अगर कोई चीज़ 22.4 लीटर है कोई गैस और 22.4 लीटर और भी गैसेस हैं, तो सभी वॉल्यूम्स जो हो गए वो इक्वल हो गए और इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो कि हो गए 6.022 × 10 की पावर 23। भले यहाँ पर क्या हो, ये कोई भी साइज वाइज की गैसेस हमारे पास क्यों ना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं irrespective of size and mass of the molecules, irrespective of size or mass, irrespective of size and mass of the molecule ऑफ गैस। तो कोई भी साइज क्यों, कोई भी मास क्यों, इससे हमें लेना देना नहीं है। इसका मास देखो 2 आएगा, इसका 32 आएगा, उसका 28 आएगा, मास तो दोनों का चेंज है, साइज में भी दोनों डिफर, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहने वाले हैं। यही है वो गैड्रोस लॉ कहता है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज की ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तो इसके आगे के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जहाँ पर हम लोग शायद डॉल्टन्स लॉ को देखेंगे, फिर हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।